हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जोधपुर नर्सिंग क्लासेस। हमने प्रीवियसली क्लास के अंदर एमसीक्यू सेशन को स्टार्ट किया था और एमसीक्यू सेशन कमिंग एग्जाम्स नोटसेट 2023 के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आज की क्लास को कैरी ऑन करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे है दोस्तों। व्हेन टेकिंग एपिकल पल्स, वेयर शुड द नर्स प्लेस द स्टेथोस्कोप? वेयर शुड द नर्स प्लेस द स्टेथोस्कोप? ऑप्शन ए, इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस at the mid clavicular line. Option B, just to the left of the median point of the sternum. Option C, between sixth and seventh ribs at the left mid axillary line. And option D is between third and fourth ribs and to the left to the sternum. तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? अपना आंसर पुटअप कीजिए। When taking apical pulse, where should the nurse place the stethoscope? तो इसमें दोस्तों राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। यानी कि जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होता है दोस्तों, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जो मिड क्लेविकुलर लाइन का जो फिफ्थ इंटरकोस्ट स्पेस होता है दोस्तों, वहां पे स्टेथोस्कोप को प्लेस करेंगे ड्यूरिंग टेकिंग ए एपिकल पल्स। तो इसको डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये पेशेंट्स का क्लेविकल रीजन है। ओके, ये फिफ्थ इंटरकोस्ट स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन है दोस्तों। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो आइकॉन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे स्टेथोस्कोप को प्लेस करने की लोकेशन होगी। और जो एपिकल पल्स को हियर करेंगे या फिर वो टेकिंग करेंगे, उसका मोस्ट करेक्ट जो लोकेशन होगी वो होगी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। तो राइट आंसर है वो, इसका क्या जाएगा कि इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, जो राइट है वो राइट आंसर है वो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट गिव्स ए हिस्ट्री दैट शी हैज मिस्ड ए सिंगल डोज ऑफ हर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओसीपी। यानी कि एक पेशेंट है, वो अपनी हिस्ट्री दे रहा है कि उसने अपना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना भूल गया है, मिस्ड कर गया सिंगल डोज। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू एडवाइज हर? आप क्या उसको एडवाइस देंगे? ऑप्शन ए, डिसकंटिन्यू द कोर्स एंड यूज अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ऑप्शन बी, टेक टू पिल्स एवरी डे फॉर द रिमाइनिंग पार्ट ऑफ द कोर्स। ऑप्शन सी, टेक टू पिल्स द नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू विद द कोर्स। एंड ऑप्शन डी इज कंटिन्यू विद द कोर्स विदाउट रिगार्ड टू द मिस्ड डोज। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ए पेशेंट गिव्स ए हिस्ट्री that she has missed a single dose of her combined oral contraceptive pills OCP. Which of the following will you advise her? तो दोस्तों इसमें हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई पेशेंट अपना सिंगल डोज ओसीपी का सिंगल डोज मिस कर जाता है, तो उस केस में पेशेंट्स को अपन एडवाइस देंगे कि वो नेक्स्ट डे दो पिल्स को एक साथ ले और बाकी रिमाइनिंग जो कोर्स है उसको है वो कंटिन्यू करे, कैरी ऑन करे। तो राइट आंसर जो आएगा वो जाएगा टेक टू पिल्स द नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू विद द कोर्स, है वो राइट आंसर है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए न्यूबॉर्न फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 हार्स आफ्टर बर्थ में इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग? एक न्यूबॉर्न है, न्यूनेट है, वो अपना मेकोनियम पास करने में फेल हो जाता है आफ्टर बर्थ विद इन फर्स्ट 24 हार्स। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, मेकोनियम जो होता है वो फर्स्ट बेबी स्टूल होता है। फर्स्ट बेबी स्टूल जो होता है वो उसको मेकोनियम बोला जाता है दोस्तों, फर्स्ट बेबी स्टूल। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, ऑप्शन बी इंट्यूससेप्शन, ऑप्शन सी सीलियक डिजीज एंड ऑप्शन डी इज स्प्रिंग डिजीज। तो इसमें राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज स्प्रिंग डिजीज। स्प्रिंग डिजीज जो होता है दोस्तों, वो एक प्रकार का कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है। एक प्रकार का क्या होता है? कंजेनाइटल, एक प्रकार का कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है। ये इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर होता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कि इंटेस्टाइन के अंदर जो नर्व सेल्स होती है, इंटेस्टाइन के अंदर जो नर्व सेल्स होती है दोस्तों, वो मिसिंग होती है। क्या होती है? मिसिंग होती है। और स्प्रिंग डिजीज को कंजेनाइटल मेगा कोलोन के नाम से भी जाना जाता है। कंजेनाइटल मेगा कोलोन, कंजेनाइटल मेगा कोलोन है वो, इसको भी बोला जाता है कंजेनाइटल मेगा कोलोन। ओके दोस्तों, तो स्प्रिंग डिजीज क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, इंटेस्टाइन का कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि इंटेस्टाइन के अंदर जो नर्व सेल्स होती है वो मिसिंग होती है दोस्तों, ठीक है। और इसको कंजेनाइटल मेगाकोलोन के नाम से भी है वो जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक ध्यान रखना कि जब भी स्प्रिंग डिजीज की बात आएगी तो इसके अंदर एक स्टूल जो होता है, उसका जो फीचर्स होता है दोस्तों स्टूल का, वो होता है दोस्तों रिबन लाइक स्टूल। रिबन लाइक स्टूल, यानी कि रिबन लाइक जो स्टूल होता है दोस्तों, वो स्प्रिंग डिजीज का
एक क्रेटेटिक फीचर्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये एग्जाम्स के अंदर, काफी एग्जाम्स के अंदर बार बार पुटअप हो चुका है कि रिबन लाइक स्टूल निम्न में से किस डिजीज कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, हो जाएगा स्प्रेग डिजीज के अंदर है वो जाएगा। ऑप्शन बी इंटू सब्सक्रिप्शन एंड ऑप्शन सी इज सीलियक डिजीज को डिस्कस करते हैं दोस्तों। इंटू सब्सक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों? इंटू ससेप्शन जो होता है दोस्तों, इंटू ससेप्शन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? इंटू ससेप्शन के अंदर क्या होता है कि ये एक प्रकार का बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन है। क्या है? बोवेल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन है, एक प्रकार का बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन है दोस्तों। बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइन का टेलीस्कोपिंग होता है। क्या होता है? टेलीस्कोपिंग। इंटेस्टाइन का टेलीस्कोपिंग हो जाता है दोस्तों, टेलीस्कोपिंग हो जाता है अनदर इंटेस्टाइन के अंदर, दूसरी इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है वो। यानी कि एक इंटेस्टाइन का दूसरी इंटेस्टाइन के अंदर टेलीस्कोपिंग हो जाता है, वो इंटरसेप्शन कहलाता है। इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। इंटरसेप्शन एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ह्यूमंस की जो इंटेस्टाइन है वो इन्वॉल्व होती है। ओके दोस्तों, और ये एक प्रकार का बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन का दूसरी इंटेस्टाइन में टेलीस्कोपिंग होता है, वो इंटरसेप्शन कहलाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल, क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल जो फीचर्स होता है वो इंटरसेप्शन का फीचर होता है। क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल जो होता है दोस्तों, वो इंटरसेप्शन का है, वो फीचर्स है वो होता है दोस्तों। हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों इंटरसेप्शन को। इंटरसेप्शन जो होता है वो एक प्रकार की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इलनेस होती है, एंड अकर्स व्हेन ए पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन फोल्ड लाइक ए टेलीस्कोप विद वन सेगमेंट स्लिपिंग इनसाइड अनदर सेगमेंट, यानी कि एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में या तो स्लिप हो जाता है या फिर उसका टेलीस्कोपिंग हो जाता है, वो इंटरसेप्शन है वो कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, ये द डिस्टल स्मॉल बोवेल, ये जो है ये डिस्टल स्मॉल बोवेल है, along with the सिकम एंड अपेंडिक्स टेलीस्कोप अप इनटू द असेंडिंग कॉलोन, यानी कि असेंडिंग कॉलोन ये है दोस्तों। यहाँ पे टेलीस्कोपिंग हो रहा है दोस्तों, ये देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे डिजीज कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेलीस्कोपिंग हो रहा है, टेलीस्कोपिंग है वो हो रहा है। तो ये जो कंडीशन कहलाती है वो इंटरसेप्शन की है, वो कंडीशन है वो कहलाती है दोस्तों। सीलियक डिजीज के अंदर क्या होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। सीलियक डिजीज एक प्रकार की डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज होती है दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज है, और इसको सीलिक स्प्रू या फिर ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कोई भी पर्सन, कोई भी पेशेंट को ईटिंग इम्यून रिएक्शन होता है ड्यू टू ग्लूटेन प्रोटीन से। इससे ग्लूटेन प्रोटीन से उसको ग्लूटेन प्रोटीन प्रोटीन से उसको इम्यून रिएक्शन होता है दोस्तों। तो उस कंडीशन में जो डेवलप होती है वो होती है सीलियक डिजीज डेवलप होती है। और सीलियक डिजीज के अंदर दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, वर्ब WORB, डब्ल्यू मीन्स वीट, ओ मीन्स ओट, आर मीन्स राई एंड बी मीन्स बार्ले। तो वर्ब जो होता है दोस्तों, इनमें ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। और जो पेशेंट सीलियक डिजीज से सफर कर रहा है उन पेशेंट्स को जो वर्ब है वो अवॉइड करना चाहिए, यानी कि वीट, ओट, राई एंड बार्ले को है वो अवॉइड करना चाहिए। तो सीलियक डिजीज एक प्रकार की डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज है, इसको सीलियक स्प्रू या फिर ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी वो कहा जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग डिजीज। स्प्रिंग डिजीज अकर्स व्हेन सम बेबी इंटेस्टाइनल नर्व सेल्स डो नॉट डेवलप प्रॉपर्ली, यानी कि बेबी की जो इंटेस्टाइनल नर्व सेल्स होती है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती है, डिलेइंग द प्रोग्रेशन ऑफ स्टूल थ्रू द इंटेस्टाइन, यानी कि मेकोनियम पास आउट होने में उसको फेल्ड हो जाता है, तो वो स्प्रिंग डिजीज है वो कहलाता है। In ABG analysis report show pH 7.20, PCO2 35 mm of Hg and SU3 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। These finding are suggestive of, आपके सामने पैरामीटर दे रखा है एबीजी एनालिसिस के। ओके, आपके सामने चार कंडीशन है, ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड ऑप्शन डी इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको आंसर पुट करना है दोस्तों। ये और ऐसे टाइप के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के जो एबीजी एनालिसिस के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और
काफी बार एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन को डिटेक्ट करना होता है, तो सबसे पहले अपने को एबीजी एनालिसिस के अंदर नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ब्लड पीएच की, पीसीओ2 की, एसयू3 की, तो वो अपने को ध्यान में होना बहुत जरूरी होती है। तो नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों, पीएच जो होती है, ब्लड पीएच जो होती है वो होती है 7.35 से 7.45। ओके। पीसीओ2 जो होता है दोस्तों, पीसीओ2 जो होता है वो होता है 35 से 45 एम एम ऑफ एच जी एंड HCO3 जो होता है दोस्तों वो होता है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके। तो ये होता है नॉर्मल वैल्यू। यहाँ पे क्या है, पीएच, पीएच कितना हो रहा है 7.20, यानी कि 7.35 से डाउन हो रहा है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी पीएच 7.35 से कम होगी तो वो कंडीशन होगी, क्या होगी, वो कंडीशन होती है एसिडोसिस। क्या होती है, एसिडोसिस। और जब भी पीएच 7.45 से ज्यादा होती है तो वो कंडीशन क्या होगी दोस्तों, वो कंडीशन होती है एल्कलोसिस। एल्कलोसिस। ठीक है। तो यहाँ पे पीएच क्या है 7.35 से डाउन हो रही है, तो डायरेक्टली इंडिकेट क्या कर रहा है, एसिडोसिस को इंडिकेट कर रहा है। अब रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है, ये डिपेंड करेगा पीसीओ2 या फिर एसओ3 पे। तो पीसीओ2 को देखते हैं, पीसीओ2 कितना है 35, तो नॉर्मल पीसीओ2 की वैल्यू कितनी होती है 35 से 45 एम एम ऑफ एच जी। तो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, एसओ3, एसओ3 बाइकार्बोनेट नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। तो यहाँ पे कितना है 20 है। इसका मतलब क्या है, मेटाबॉलिक को डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है, वैल्यू कम हो रही है दोस्तों। यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू 22 से 27 है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर एसिड कितना दे रहा है 20 दे रहा है। तो डायरेक्टली इंडिकेट किसको कर रहा है, मेटाबॉलिक को कर रहा है। किसको, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर कंसिडर साइन ऑफ फ्रैक्चर। जब भी कोई फ्रैक्चर होगा दोस्तों, फ्रैक्चर होता है, तो सबसे पहले पेशेंट्स के अंदर क्या सिम्टम्स साइन देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन ए कूलनेस, रेडनेस, न्यू साइट ऑफ पेन। ऑप्शन बी लॉस ऑफ सेंसेशन, रेडनेस, कूलनेस। ऑप्शन सी टिंगलिंग, कूलनेस, लॉस ऑफ पल्सेज। एंड ऑप्शन डी इज रेडनेस, वार्म, पेन एट द साइट ऑफ इंजरी। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना, जब भी किसी बोन का फ्रैक्चर होता है तो उस पेशेंट्स में रेडनेस, और जिस साइट पे इंजरी हुई है, जिस साइट पे फ्रैक्चर हुआ है वहां पे पेन होगा, और वहां का पर्टिकुलर लोकलाइज जो पार्ट होता है वो वार्मथ होगा, यानी कि गर्म होगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा, रेडनेस जाएगा, वार्मथ होगा, और पेन एट द साइट ऑफ इंजरी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्वेलिंग है दोस्तों, क्या है, स्वेलिंग है। जब भी कोई फ्रैक्चर होगा तो वहां पे स्वेलिंग अराइज हो जाएगी दोस्तों, स्वेलिंग है। रेडनेस भी है दोस्तों, ओके, स्वेलिंग है, रेडनेस है। तो ये डायरेक्टली इंडिकेट क्या कर रहा है, स्वेलिंग भी हो रहा है, रेडनेस भी हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो फ्रैक्चर हुआ है ये पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पे पेन अराइज भी होगा, क्या होगा, पेशेंट्स को पेन भी होगा दोस्तों। तो रेडनेस, वार्मथ और पेन एट द साइट ऑफ इंजरी, ये राइट आंसर है वो होगा दोस्तों, क्या होगा, पेन एट द साइट ऑफ इंजरी, रेडनेस एंड वार्मथ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following terms is used to describe the carpopedal spasm caused by occulting the blood flow of an arm for 3 minutes with a blood pressure cuff? यानी कि which of the following terms is used to describe the carpopedal spasm? यानी कि जब भी किसी पेशेंट्स का बीपी लेते हैं तो प्रेशर कप, प्रेशर कप इम्प्लीमेंट करने के बाद पेशेंट्स में कार्पोपेडल स्पास देखने को मिलता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी। तो ऑप्शन आपके सामने, नेगेटिव ट्रोसिस साइन, ऑप्शन बी पॉजिटिव ट्रोसिस साइन, ऑप्शन सी नेगेटिव वॉस्टेक साइन, एंड ऑप्शन डी इज पॉजिटिव वॉस्टेक साइन। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कैल्शियम से। ओके दोस्तों, कार्पोपेडल स्पास में पेशेंट्स में जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, उस कंडीशन में किसी पेशेंट्स का जब अपन बीपी लेते हैं और जब प्रेशर कप को उसको इन्फ्लेट करते हैं तो पेशेंट्स के अंदर कार्पोपेडल स्पास में एराइज होता है, तो वो कैल्शियम से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ये जो फीचर्स जा रहा है, यहाँ पे जो फीचर्स जा रहा है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम डायग्राम्स के माध्यम से भी अपन देखते हैं, ये हाइपोकैल्सीमिया है, यहाँ पे कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्पोपेडल स्पास है वो डेवलप हो रहा है दोस्तों। तो ये राइट आंसर क्या जाएगा इसका, पॉजिटिव प्रोसेसिव साइन। देखिए दोस्तों,
नॉर्मल कैल्शियम का जो लेवल होता है वो होता है 8.6 से 10.1 mgdl। ये नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है दोस्तों। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में 8.6 mg पर डीएल से कम हो जाता है वैल्यू, तो वो हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है जब वैल्यू कब कितनी हो जाएगी? 8.6 से कम हो जाएगी। ओके, तो किसी पेशेंट्स में जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है और उस पेशेंट्स में बीपी लेते हैं और प्रेशर कप को इन्फ्लेट करते हैं, तो कार्पोपेडल स्पाज्म एराइज होता है, तो वो एक प्रकार का प्रोस्टिट्यूशन साइन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोस्टिट्यूशन साइन कहलाता है। ठीक है, डायग्राम्स के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। जब भी किसी पेशेंट्स में हाइपोकैल्सीमिया होता है दोस्तों, तो वो टिटेनी कोज करता है। क्या करता है? टिटेनी। दोस्तों ध्यान रखना, टिटनस अलग होता है, टिटनाई अलग होता है। टिटनस एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है जो क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई की वजह से होता है, जबकि टिटेनाई अलग चीज होती है। टिटेनाई कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। ओके दोस्तों, तो जब भी किसी पेशेंट्स में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, तो वो टिटेनी अराइज होता है, और टिटेनी के केस में प्रोस्टिट्यूशन साइन एंड बोस्टिक साइन देखने को मिलता है। तो प्रोस्टिट्यूशन साइन क्या होता है दोस्तों? Induction of carpopedal spasm by inflation of a sphygmomanometer above systolic blood pressure for 3 minutes। यानी कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 3 मिनट से ज्यादा के लिए उसको इन्फ्लेट रखेंगे, तो पेशेंट्स की जो फिंगर्स है उस पेशेंट्स में कार्पोपेडल स्पास्म है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, एडक्शन एडक्शन हो रहा है, एडक्शन ऑफ द थंब हो रहा है। फ्लेक्शन ऑफ द मेटाकार्पोफेलेंजियस जॉइंट्स, मेटाकार्पोफेलेंजियस जॉइंट्स है उनका क्या हो रहा है? फ्लेक्शन हो रहा है। एक्सटेंशन ऑफ द इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स का एक्सटेंशन हो रहा है। और फ्लेक्शन ऑफ द विस्ट, विस्ट का है वो फ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लेक्शन हो रहा है दोस्तों। तो ये क्या है? ये ट्रोसिस साइन है दोस्तों। तो ये हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है। वोस्टेक साइन क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रक्शन ऑफ द इप्सिलेटरल फेशियल मसल्स एलिशिएटेड बाय टेपिंग द फेशियल नर्व जस्ट एंटीरियर टू द ईयर। यानी कि जो ये ईयर है दोस्तों, यहाँ पे जब किसी पेशेंट्स को टेप करेंगे ऐसे, तो पेशेंट्स का जो फेशियल इप्सिलेटरल फेशियल मसल्स है उसके अंदर क्या होगा? उसमें के अंदर कॉन्ट्रक्शन होगा। जब भी किसी पेशेंट्स के ईयर के पास जो ये एंटीरियर ईयर है, ये जो फेशियल नर्व है, यहाँ पे टेपिंग करेंगे, तो पेशेंट्स का जो इप्सिलेटरल फेशियल मसल्स है उसके अंदर कॉन्ट्रक्शन डेवलप होगा। वो वॉस्टेक साइन कहलाता है, और ये हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, 500 ml of eye fluid needs to be administered over 5 hours with drop factor 20, calculate drops per minute। ये ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं, और ये फॉर्मूले से सोल्व होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो हमेशा एक फॉर्मूला होता है, टोटल फ्लूइड ml के अंदर, ओके, डिवाइड टाइम जो होगा वो किसके अंदर होगा? मिनट के अंदर होगा। ठीक है, इनटू ड्रॉप फैक्टर, ये फॉर्मूला होता है। टोटल फ्लूइड इन ml अपॉन टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर। तो यहाँ पे टोटल फ्लूइड कितना दोस्तों? 500 है, 500 ml है। टाइम कितना दे रहा है? 5 घंटे दे रहे हैं। तो 5 आवर्स को मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो 1 आवर्स के अंदर 60 मिनट है, यहाँ पे 5 आवर्स है, तो 300 हो जाएगा दोस्तों। 300 हो जाएगा। और ड्रॉप फैक्टर कितना है? 20 है, तो इसको कैलकुलेट कर दो दोस्तों। इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। 5 को 20 से करो दोस्तों, कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 100 के अंदर 3 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 33.3, यानी कि राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 33 ड्रॉप्स है वो पर मिनट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर लाइंस द syringe बिफोर टेकिंग सैंपल ऑफ एबीजी एनालिसिस। यानी कि जब भी किसी पेशेंट्स का एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं, तो syringe को रिंस करने के लिए कौन सा ड्रग्स या कौन से ड्रग्स यूज मिलेंगे? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, डोपामिन, ऑप्शन बी डोबुटामाइन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, एंड ऑप्शन डी इज हेपेरिन। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसमें जाएगा हेपेरिन, क्योंकि जब भी किसी पेशेंट्स का एबीजी एनालिसिस का सैंपल लेते हैं, तो पेशेंट्स का ब्लड क्लॉट नहीं हो, इसलिए पेशेंट्स की जो सिरिंज होती है उस सिरिंज को
हिपेरिनाइज किया जाता है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, हिपेरिन जाएगा दोस्तों। द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, निम्न में से कौन सी इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है दोस्तों? ऑप्शन ए आईजीई, ऑप्शन बी आईजीएम, ऑप्शन सी आईजीजी एंड ऑप्शन डी इज आईजीए। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो कोलेस्ट्रम होता है, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है, उस कोलेस्ट्रम के अंदर आईजीए एंटीबॉडी होती है दोस्तों। क्या होती है? आईजीए, ये वाली। ऑप्शन सी आईजीजी, ये दोस्तों क्या होता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है दोस्तों। तो इसमें आंसर जो होगा वो सी होगा। आईजीजी होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, और 70% जो होती है दोस्तों वो आईजीजी होती है, 70%। ऑप्शन बी आईजीएम, ये सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबिन होती है दोस्तों। और जब भी बॉडी में कोई न्यू इन्फेक्शन होता है तो इस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए जो एंटी इम्यूनोग्लोबिन डेवलप होती है वो आईजीएम होती है। और आईजीई होती है दोस्तों, वो किसी भी प्रकार की कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है, किसी भी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन होती है, उस एलर्जिक रिएक्शन के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन डेवलप होती है या फिर एराइज होती है या फिर सेंसिटिव होती है, वो आईजीई होती है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा को जो क्रॉस करेगी इम्यूनोग्लोबिन, वो आईजीजी है, वो राइट आंसर है, वो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ डेल्यूजन मोस्ट कॉमनली सीन इन मैनिक पेशेंट्स, मैनिक पेशेंट्स के अंदर निम्न में से कौन सा डेल्यूजन देखने को है वो मिलता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, डेल्यूजन का मतलब होता है फाल्स फाल्स बिलीफ, फाल्स बिलीफ या जजमेंट, ठीक है, अबाउट एक्सटर्नल रियलिटी, यानी कि कोई एक्सटर्नल रियलिटी है, उस एक्सटर्नल रियलिटी के प्रति किसी प्रकार का कोई जजमेंट या फिर किसी प्रकार का कोई फाल्स बिलीफ डेवलप हो जाता है, वो डेल्यूजन कहलाता है। तो यहाँ पे मैनिक पेशेंट्स के अंदर या फिर मेनिया के अंदर कौन सा डेल्यूजन देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन आपके सामने है, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, ऑप्शन बी डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, ऑप्शन सी डेल्यूजन ऑफ गिल्ट एंड ऑप्शन डी डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक। तो दोस्तों में से ध्यान रखना, मेनिया जो होता है वो एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? मूड डिसऑर्डर होता है। और मूड डिसऑर्डर के अंदर दोस्तों हमेशा पेशेंट्स का जो मूड होता है वो एक्सट्रीमली क्या होता है? एक्सट्रीमली एलिवेटेड होता है। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी मेनिया के पेशेंट्स में डेल्यूजन की बात आएगी तो वो उस पेशेंट में डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी देखने को मिलेगा। यानी कि डेल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी का मतलब होता है पेशेंट अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है, यानी कि मैं इंडिया का पीएम हूँ या फिर मैं किसी कंट्री का प्रेसिडेंट हूँ, वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है। तो वो अपने आप के अंदर, उसके अंदर एक मूड स्विंग होगा, मूड का एलिवेशन होगा, वो मेनिया के अंदर देखने को मिलता है। तो राइट आंसर वो जाएगा डेलीजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। डेलीजन ऑफ परसिक्यूशन, डेलीजन ऑफ परसिक्यूशन क्या होता है दोस्तों? कि किसी पे डाउट करना, यानी कि कोई व्यक्ति मुझे मारना चाह रहा है या कोई व्यक्ति मुझे पॉइजन खिलाना चाह रहा है, यानी कि किसी पर्सन पे डाउट करना, तो वो सिजोफ्रेनिया या फिर डिप्रेशन के केस में देखने को मिलता है। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट या फिर और डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक, ये दोनों डिप्रेशन के केस में देखने को मिलता है। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट का मतलब होता है अपने आप में सेम माना, अपने आप को गिल्टी फील करना। और डेल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक का मतलब होता है कि इस दुनिया में जितने भी भगवान है या कुछ अदर अदर है, उनको कुछ नहीं मानता, यानी कि एक प्रकार का नास्तिक मानता है, कि उसके अंदर आस्तिक नहीं होता है, नास्तिक मानता है। वो ये दोनों फीचर्स जो होते हैं वो डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलते हैं दोस्तों। किसके अंदर? डिप्रेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसमें राइट आंसर जाएगा मैनिया के पेशेंट, वो डेलीजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी जाएगा। नेक्स्ट, पार्किंसन डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर। दोस्तों ध्यान रखना, पार्किंसन डिजीज जो होती है वो, पार्किंसन डिजीज जो होती है वो ब्रेन की डीजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? डीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। बेसल गैंग्लिया जो होता है, बेसल गैंग्लियन इसके अंदर अफेक्ट होता है, बेसल गैंग्लियन जो होता है वो दोस्तों वो अफेक्ट होता है, ठीक है। और डीजेनरेटिव डिजीज होती है प्रेजेंस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये ब्रेन की एक डीजेनरेटिव डिजीज है, बेसल गैंग्लियन को अफेक्ट करता है। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि पार्किंसन डिजीज के अंदर एक प्रकार की लिवाइज बॉडी मिलती है, प्रेजेंस होती है लिवाइज बॉडीज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि लिवाइज बॉडी किस डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है? तो वो पार्किंसन डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पार्किंसन डिजीज के अंदर डोपामिन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है या डेफिशिएंसी हो जाती है डोपामिन की, डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डोपामिन, ठीक है। पार्किंसन डिजीज मैंने आपको डिस्कस किया था दोस्तों कि एक प्रकार की डीजेनरेटिव डिजीज होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? लिवाइस बॉडीज है वो देखने को मिलती है, लिवाइस है वो
बॉडीज। ओके दोस्तों, और इसके अंदर डोपामिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अदर फीचर्स के अंदर मास लाइक फेस होता है, मास लाइक फेस होता है, रिजिडिटी होती है, ब्रेडिकार्डेंसी होता है, ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, हेसी रूल्स इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। हेसी रूल्स किस में यूज्ड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। हेसी रूल्स किस में होता है, ऑप्शन ए फीटल वेट, ऑप्शन बी फीटल लेंथ, ऑप्शन सी फीटल सर्कुलेशन एंड ऑप्शन डी क्वांटिटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, हेसी रूल फीटल की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज में लिया जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हेसी रूल है दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड लास्ट 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को यहाँ पर 10 मंथ के डिवाइड किया गया, प्राइमरी फर्स्ट एंड सेकेंडरी 5 मंथ। यहाँ पे दोस्तों क्राउन टू हिल लेंथ को सेंटीमीटर के अंदर इसको मेजर किया जाता है, या सेकंड के अंदर क्या, क्राउन टू हिल लेंथ को डिवाइडेड बाई 5, यानी कि सेंटीमीटर के अंदर उसको काउंट करके उसको 5 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये हिल्स और हेसी रूल्स है वो होता है। तो यानी कि पेशेंट्स के अंदर फिटल की लेंथ को मेजरिंग करने के लिए हेसी रूल्स है वो यूज में लिया जाता है। ओके दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन सेशन फिनिश होता है दोस्तों। थैंक यू सो मच।